इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। ये मुसलमानों का मसला नहीं है ये, और ये डाइवर्ट किया जा रहा है, मुसलमान हिंदू में डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये सबका मसला है, हमें डाइवर्ट नहीं होना है, हमें अकेले आवाज नहीं उठानी है। ये देश हमारा है और जो तकलीफ, जो मुसीबतें, जो परेशानी अब हैं, उसके साथ एक खुशी भी है। वो खुशी ये है कि इस देश के जो हमारे हम वतन हैं, OBC, SC, ST और जितने माइनॉरिटीज़ हैं, हम यूनिट हो चुके हैं, हम एक हो चुके हैं, ये खुशी है। कानून तो बना है, एक्ट बना है, ये एक्ट संविधान के खिलाफ है। संविधान आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 में मसावत की बात है, बराबरी की बात है, और आर्टिकल 15 के अंदर है कि मज़हब की बुनियाद पर, ज़ात पात की बुनियाद पर या रंग व नस्ल की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। इसलिए ये आर्टिकल 15 के भी खिलाफ है, आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है। और ये जो संविधान बना है, समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय की बुनियाद पर बना है। और बुद्धा ने आवाज़ उठाई थी, आज से 3000 साल पहले बुद्धा ने आवाज़ उठाई थी कि समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय का उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और उस आवाज़ को भी कुचलने की कोशिश की उस टाइम पर भी। और उसके बाद बसवण्णा ने आवाज़ उठाई, बसवण्णा ने इसी कर्नाटक के अंदर क्रांति लाया था, और उनकी आवाज़ भी यही थी, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय के ऊपर थी उनकी आवाज़। और उसके बाद इसके अंदर हमारे शिवाजी महाराज ने भी आवाज़ उठाई, संभाजी महाराज ने आवाज़ उठाई, शाहू महाराज ने आवाज़ उठाई, और ये सब OBC के थे। शाहू महाराज OBC के थे, और संभाजी महाराज भी OBC के थे, और शिवाजी महाराज भी OBC के थे। इन्होंने भी आवाज़ उठाई, स्वतंत्र के बारे में, बंधुत्व के बारे में, न्याय के बारे में आवाज़ उठाई। ये सबके राजा थे, ये सबके राजा थे, जिनका नाम मैंने लिया है, सबके राजा थे। इन्होंने सबके लिए काम किया, इन्होंने OBC के लिए काम किया, SC ST के लिए काम किया, माइनॉरिटीज़ के लिए इन्होंने काम किया। और उसके बाद ज्योतिबा फुले ने काम किया, उन्होंने आवाज़ उठाई, मान्य ज्योतिबा फुले, इन्होंने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई यहाँ, वो भी OBC के थे। ऐसा नहीं है, ये मसला हमारा नहीं है, ये मसला हमारे सारे बैकवर्ड क्लास लोगों का मसला है, जिसमें OBC है, SC ST है और माइनॉरिटीज़ है। और ये जो संविधान भी बना है, हमारा जो संविधान बना है, ये समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय की बुनियाद पर बना है। दोस्तों, ये हमें समझना होगा। और उसके बाद जो बात मैं कहना चाहता हूँ, एक तो जुल्म हमारे ऊपर ही नहीं हो रहा है, मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म नहीं हो रहा है, यहाँ जुल्म OBC पर भी हो रहा है। OBC के 300 बच्चे हैं जिन्होंने UPSC के एग्ज़ाम पास किए हैं, उनको आज तक जॉब नहीं मिला है। आप गूगल सर्च करके देखो, 300 बच्चे OBC के UPSC के एग्ज़ाम पास किए, लेकिन उनको जॉब नहीं मिला है। और उसके अलावा SC ST के बच्चे, उनके ऊपर 22% रिजर्वेशन है, लेकिन हायर जॉब में उनका हिस्सा कितना है आप देखिए। हाँ, माननीय शरद यादव ने RTI फाइल डाला था, RTI फाइल के अंदर ये रिपोर्ट आया कि उसमें ये मिला, पार्लियामेंट के अंदर OBC SC ST का कोई संख्या नहीं है, बड़ी संख्या नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। हालांकि उनका वोट लिया जाता है, लेकिन उनका हिस्सा नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन हायर जो जॉब है, जैसा कि IAS है या IPS है, IRS है, इसके अंदर भी क्या नहीं है, OBC SC ST का कोई हिस्सा नहीं है। और RTI के अंदर ये बात सामने आई कि 79.98% कौन अपर कास्ट के लोग हैं, OBC का कहाँ हिस्सा है उसके अंदर, SC ST का कहाँ हिस्सा उसके अंदर। ये जुल्म हमारे ऊपर ही नहीं है, जुल्म OBC पे भी हो रहा है, जुल्म SC ST के साथ भी जुल्म हो रहा है, और साथ हमारे ऊपर भी जुल्म हो रहा है। और एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, अभी NRC लागू होगा, 1951 की बात आ रही है, उससे पहले का हमको क्या है, डॉक्यूमेंट्स देना है, यही बात आ रहा है। 1971 का, इसके पहले का भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसके अंदर क्या है, ज़मीन की रजिस्ट्री जो है हमारे बाप दादा उनकी, वो भी देना पड़ेगा। लेकिन ज़मीन की हकीकत क्या है,
एससी के पास आधा % जमीन है, 0.5% जमीन है पूरी इंडिया के अंदर, 0.5%। इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है, आप उठाकर देखें। एससी के पास आधा % जमीन है और एसटी के पास आधा % जमीन है। और अलमारी लोग हैं, 9 करोड़ से ज्यादा अलमारी लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। क्या वो देश के बाशिंदे नहीं है? वो इस देश के लोग नहीं है? क्या इस देश में उनका हक नहीं है? सिर्फ हमारा मसला नहीं है, यह सारे लोगों का मसला है। इसीलिए सारे लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं, क्योंकि ये समता के खिलाफ है, स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये बंधुत्व के खिलाफ है और ये न्याय के खिलाफ है। ओबीसी के पास कितनी जमीन है? ओबीसी के पास सिर्फ 4% जमीन है। 52% आबादी है ओबीसी की। जो इस देश का राजा है, इस देश का राजा कौन है? ओबीसी है। ओबीसी इस देश की ताकत है। लेकिन ओबीसी कहाँ है आप? हाँ, ओबीसी के अंदर गरीबी कितनी है, ओबीसी के अंदर मजबूरी कितनी है। सबसे ज्यादा आत्महत्या कौन कर रहे हैं इस देश के अंदर? सबसे ज्यादा आत्महत्या इस देश के अंदर ओबीसी कर रहा है। तो हमें जरूरी है, समझना जरूरी है, ये मुसलमानों का मसला नहीं है ये, और ये डाइवर्ट किया जा रहा है, मुसलमान और हिंदू में डाइवर्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये सबका मसला है, हमें डाइवर्ट नहीं होना है, हमें अकेले आवाज नहीं उठानी है। आज श्रीमान अकाली दल ने भी हमारे साथ देने का वादा किया है, और मान सिंह ने वादा किया, और उसके अलावा ओबीसी के तमाम लीडरों ने वादा किया है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे। सबकी आवाज़ है ये, और एससी एसटी के सारे लीडर्स हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमें अलग नहीं होना है, हमें उनके साथ जुड़ना है, उनके साथ मिलना है, उनके साथ हमें खड़े होना है। हमें एक होकर क्या करना है? इस आवाज़ को बुलंद करना है। तो हम इस सीएए के खिलाफ हैं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। हम पूरी तरह इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। ये डिवाइड करने का काम कर रहा है, हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है। ओबीसी एससी एसटी से जो हमारा रिश्ता है और माइनॉरिटी से जो हमारा रिश्ता है, हमारा जो रिलेशन है, वो रिलेशन को तोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। हम एक होकर रहना चाहते हैं, इस देश को हम बनाना चाहते हैं, इस देश को हम मजबूत करना चाहते हैं। मैं इन्हीं बातों पर एनआरसी का मुद्दा है, सिर्फ ये मुसलमान भाइयों का नहीं है, ये हमारे एससी एसटी ओबीसी के भाई को भी मसला है। क्योंकि जो आसाम में, अब एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं कि आसाम में 19 लाख लोग जो एनआरसी के दायरे में फंस गए हैं, उनमें से 4 से 4.5 लाख मुसलमानों को निकाला गया। तो बाकी के जितने भी लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के हैं। तो इसका मसला क्लियर है कि अगर एनआरसी पूरा इम्प्लीमेंटेशन लागू होगा तो देश भर से 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है एनआरसी के जब्ते में आ जाएंगे। तो इसके लिए समस्या जो है सिर्फ मुसलमान भाइयों का नहीं है, ये एससी एसटी ओबीसी लोगों का भी है। इसलिए हमें सभी लोगों को इकट्ठा होकर इसके अगेंस्ट में लड़ना है। अगर इसके बावजूद भी एनआरसी अगर वो लागू करना चाहते हैं तो हमें बाई डीएनए से लागू करना चाहिए। तब पता चलेगा कौन बाहर से आए घुसपैठी है, कौन हम भारत के मूल निवासी है। क्योंकि हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के माइनॉरिटी के जो भी जितने भी तमाम लोग हैं, हम खून के भाई हैं। जैसे कि एससी की आबादी 15% है, एसटी की आबादी 7.5% है, ओबीसी की आबादी 52% है, और माइनॉरिटी की आबादी जो है, माइनॉरिटी बोले तो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन है, लिंगायत है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, ये तमाम साथी मिलकर 10.5% है। कुल मिलाकर हम भारत के 85% मूल निवासी है। और इसके आधार पर हमें अगर एनआरसी अगर लागू करना ही चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बाय डीएनए के आधार पर कीजिए। उसके बाद में देखा जाएगा कौन घुसपैठी है, कौन बाहर से आए हुए, कौन फॉरेनर से, कौन इंडियन से, बोल के समझ में आ जाएगा। हम यही सभी लोगों को अपील किया जाता है कि साथ सहयोग देना चाहिए। और इसका जो है रुख जो है नेशनल वाइड के ऊपर हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 8 जनवरी को इसका एक प्रोटेस्ट होने वाला है नेशनल वाइड के ऊपर। उसके बाद दरमियान 29 जनवरी को भारत बंद है इसी सब्जेक्ट को लेकर, एनआरसी और अपना सीए जो भी है अमेंडमेंट में। और उसके बाद ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये जो है हम अब जो एनआरसी और सीए भी हम बोल रहे हैं इफेक्ट है, इसका मेन कारण जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुन के आई इसके गवर्नमेंट जो है आकर हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। इसके लिए हमें पहले जो है ईवीएम मशीन को बाइकआउट करना है, उसके बाद ये सारे जो जुल्म है हमारे ऊपर करना, जो अमेंडमेंट बिल है जो भी बनना बंद हो। इसलिए हमें पहले जो अपोज करना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अपोज करना है। तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, लोकल लेवल की पार्टियां हैं, स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, नेशनल लेवल की पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, तब सक्रिय होगी, तब फेयर फेथ एंड ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन होगी। फेयर फेथ एंड ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन ना होने की वजह से आज की तारीख में हम ये समस्या के जपेट में आकर हम आज रास्ते पे उतर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के भाई लोग हमारा साथ सहयोग दें और हम मिलजुल कर ये इसका जो प्रोटेस्ट है इसको हम कामयाब करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ अकेले मुसलमान भाइयों का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भारत के तमाम मूल निवासी भाइयों का मुद्दा है। इसी बात को इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज मुझे ये माहौल देखते हुए श्री राम प्रसाद बिस्मिल की याद आ रही है, जिसने एक गीत अमर किया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
है बरे राहे मोहब्बत रह न जाए राह में, यूं खड़ा है मक्तल में कातिल, कह रहा है बार बार, खींच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट पूछिए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे ऐ तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश के होम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूं, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वेलफेयर पार्टी की हैसियत से ये अपील करना चाहता हूं, सर आप सीएए फौरन वापस लीजिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लॉ के खिलाफ है, ये सब देशवासियों के खिलाफ है, आप फौरन तौर पर इसको वापस लीजिए। हिंदुस्तान अच्छा चल रहा था, आज़ादी के बाद सूखी सूखी रोटी खाते थे मगर चैन से सोते थे। आपने दिन का चैन उड़ा दिया है, रातों की नींद उड़ा दी है। 130 करोड़ जो देशवासी हैं उनको आप खतरे में डाल दिए हैं। ऐसा लगता है कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं। वाह सर मैं आपसे और एक बार अपील करता हूं कि सीएए, एनपीआर, एनआरसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कोर्ट में ये ठहरने वाला नहीं है। अगर आप कोई घुस बैठिया है हम आपको ला कर देंगे, हम आपको उसको आपके सुपुर्द कर देंगे। ये नहीं कि आप पूरे 130 देशवासियों को उनके डिटेल्स निकाले। सीएए में 3 खामियां हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी कमियां हैं। ये 3 कानूनी से गिर जाता है। वह एक नॉट अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि देश के आसपास के जो देश हैं उसमें सिर्फ 3 चुने हैं, चाइना, श्रीलंका, बर्मा और कहाँ गया। दूसरा, इट डज नॉट कवर ऑल द परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़। जो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ पे जुल्म हुआ है, ये पूरे माइनॉरिटीज़ को जिस पे जुल्म हुआ है ये कवर नहीं करता है। क्यों? चाइना, पाकिस्तान में शिया पे जो जुल्म होता है वो इन्होंने कवर नहीं किया। जो चाइना में उगर मुसलमानों पर जुल्म होता है वो इन्होंने कवर नहीं किया। रोहिंग्या बर्मा के उनको कवर नहीं किया। श्रीलंका के तमिल्स को आपने क्यों कवर नहीं किया? आप तो बड़े मक्कार निकले सर, आप तो बहुत चालाक निकले। और तीसरी बात ये फेल होती है, इट इज़ आर्बिट्रेरी, ने कोई भी एक इस पे उसका बेस नहीं है, एक अच्छाई का बेस भी नहीं है। ए फॉल्स बेस, अनफेयर, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी पे बेस है। तो सर मैं आपसे और अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सीएए, एनपीआर, एनआरसी को वापस लीजिए। आप दूर दूर की क्यों सोच रहे हो? दूर के देशों की क्यों सोच रहे हो? आप हमारे देश के बारे में सोचो, आप हमारे देश के मेजॉरिटी के बारे में सोचो, आप हमारे देश के माइनॉरिटी के बारे में सोचो। हमारे देश में भूखमरी है, पीने के लिए पानी नहीं है, जॉब्स नहीं है, बीमारियां ज़्यादा हैं, सड़क कच्चे कच्चे हैं, सड़क पक्के पक्के नहीं हैं। आप क्या बात कर रहे हो? लोगों के जॉब्स चले गए हैं, कहाँ से लाएंगे पैसा? आप तो बहुत इंडिया को बर्बाद कर रहे हो सर। सर हम यहीं पर पैदा हुए हैं और यहीं पर मरेंगे, इस मिट्टी में खेले हैं और अगर गए इस दुनिया से तो इस मिट्टी में ही रहेंगे। हम क्यों दें आपको डॉक्यूमेंट्स? हम फिर कहाँ से आपको प्रूफ दें जब हम यहीं पैदा हुए हैं? सर आप तो बहुत चालाक निकले। सीएए, एनआरसी, एनपीआर और स्टूडेंट्स के ऊपर जो जुल्म, औरतों को मारना, 3 साल के बच्चों को डंडों से मारना, ये क्या सर, ये क्या जुल्म है? हम इस सीएए, इस एनपीआर, इस एनआरसी को रिजेक्ट करते हैं। हमको इंसाफ दीजिए। आप कानून की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, दुनिया के तमाम नेशंस आपके ऊपर थूक रहे हैं। दुनिया के तमाम नेशंस, आप पेपर में, अखबार में पढ़ के देखिए कि क्या चल रहा है वहाँ पर। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं फिर से ये कहूँगा कि क्या ज़रूरत है इस एनआरसी और एनपीआर लाने की। ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इंडिया बहुत बड़ा है, 130 करोड़ लोग हैं, एक एक आदमी का डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? गरीब बेचारे मारे जाएंगे। क्या वो काम करेंगे?
क्या वो डॉक्यूमेंट्स जमाएंगे, क्या करेंगे? इट्स अ ग्रेट डिज़ास्टर। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया और आप हमारा साथ दें भरपूर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ के सिटीजन्स हैं, जैसा कि हम यहाँ पर सूरज की रोशनी में खड़े हैं, ऐसा ही हमारा सिटीजनशिप भी है। हम कोई कैसा कह सकता है कि हम जो इतने अपने घर में रहते हुए अपने घर वालों को आप कैसा बाहर करते हैं, अपने घर वालों को जो है कैसा बाहर करते हैं आप? घर वाले जो है घर से अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे हैं, हमारे बाप दादा यहाँ पर ज़िंदगी गुजारे हैं, और उनको पूछा जा रहा है कि हमारा तुम्हारा डॉक्यूमेंट दो नहीं तो घर से निकल जाओ। ये कैसे, कहाँ का इंसाफ है? ये इसमें जो है ये लोगों को उलझाया जा रहा है। असल मुद्दों के ऊपर जो बातें होना था, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो यहाँ पर का भारत का जो हालत हुई है, ये सब औरतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ये मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वीमेन बोल के डिक्लेयर भी हो गया है। यहाँ पर रेप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, यहाँ पर कानून की व्यवस्था जो है पूरी चरमरा गई है। ऐसे वक्त में जो है ये खामखा का एक ऐसा एक मुद्दा ला के हमको लोगों को उलझाया जा रहा है। हम अपने ऐसे मुद्दे हैं जो डिमोनेटाइजेशन में हुआ और होमवर्क किए बगैर जीएसटी लागू किया गया, उसका जो है क्या मिला उनको खुद मालूम नहीं है कि क्या किस तरीके से लागू करना, क्या करना बोल के। अब भी जो है ऐसा ही CAA वगैरह NRC लागू करने की कोशिश करें, उसका होमवर्क नहीं किया गया है। जो नोमैडिक तबका है, जो ब्रिजेस के नीचे रहते हैं, जो यहाँ पर जिनका कोई पूछने वाला नहीं, उनका कौन है क्या है, उनकी जात पात नहीं है। नहीं, 2011 के सेंसस में ये 27 लाख ऐसे लोग थे जो किसी मज़हब को नहीं मानते थे। उनके बारे में क्या कहते हैं? और ऐसे लोग हैं जो अदर रिलीजन का करके कहा गया, वो नियरली 78 लाख थे। उनके बारे में क्या है? अगर अदर रिलीजन में 84 रिलीजन आते हैं लोग, अदर रिलीजन, उनके बारे में क्या है? ये CA में NRC में क्या कौन से हिंदू करके कंसिडर करेंगे? जो खुदा को नहीं मानते उनको हिंदू करके कंसिडर करेंगे। जो जिनकी कोई जात ही नहीं है, जो नोमैडिक तबका है, जो यहाँ से वहाँ पर घोड़ों पर ये पोटलियाँ लाद के जो घूमता है, उन लोगों को क्या हिंदू बोलते हैं, क्या मुसलमान बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? ये सिर्फ 2, 3, 4 नाम लेके, जातों के नाम लेके हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और जो है ये परसिक्यूशन के बारे में बहुत से इंटरनेशनल लॉ है। परसिक्यूशन का लॉ जो है वो इतना आसानी से नहीं है कि हम अडॉप्ट कर सकें। और आप अब इलीगल माइग्रेंट है, इलीगल माइग्रेंट एक हिंदू है, एक मुसलमान है और ईसाई है, सब इलीगल माइग्रेंट समझो। तो लोग पूछा जाता है तू क्या है, तेरे पास इलीगल माइग्रेंट, तेरे पास क्या है डॉक्यूमेंट? मेरे पास क्या भी डॉक्यूमेंट नहीं। अगर हिंदू है तू चल, मैं उस तेरा डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ। अगर नहीं है, अगर मुसलमान है तो तू जो है ना जा है बाहर जा, डिटेंशन सेंटर में जा। ऐसी बातें हो रही हैं। ये इंसाफ है क्या? ये इंसाफ को जो है इंसाफ के लिए सब लोग ये यहाँ के भारत के नागरिक लड़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। शाहीन बाग में औरतें जो है ठंड में 0 डिग्री के करीब है ठंड, सर्दी, वहाँ पर जो है बैठी हुई हैं औरतें अपने बच्चों को लेकर। और कोई भी पूछ नहीं रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आके नहीं पूछ रहा आप यहाँ क्यों बैठे हैं बोल के। तो ये इतनी जो है हमारे में इंसानियत बढ़ गई है। हमको क्या है, ये उनकी इंसानियत को जगाना है, यानी तुमको जो है हम जो है उनको क्या करना है वो करना है, बस उतना है। ನೀವು ಕಾಣದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕುವನ್ನು ಸಿಗುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾಡಿದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಇರುವಂತಹ ಇವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇವಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಂಶಯ ಪಡದ ಶೂದ್ರನ ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಂಪತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2 ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಮಾನರು. ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ,
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಇರುವಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯುವಕರಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅವರು ವೃದ್ಧೆ ಮುದುಕರಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ 2 ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಓದಿದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಹೋರಾಟ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಈ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಮನುವಾದದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರಿತರಾದಂತಹ 2ನೇ ಸರ್ಪಂಚ ಆದ ಸರ್ವರ್ಕರ್ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಅಂದರೆ ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಮೊದಲನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದೇ 2ನೇ ಸಾರ್ವರ್ಕರ್. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದವರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಜನರೇ, ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. ಅವರು ಆ ದ್ವಿರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಅನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು. ಇಂದು ಕೂಡ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಈ NRCಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪುನೊಮ್ಮೆ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಡೆಯಬಾರದು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ಫಾಕುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ರವರು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ದೇಶ ಆ ರೀತಿ ಉಡಬೇಕು. ಗೋಡ್ಸೆಯವರಂತಹ ದೇಶ ನಾವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೊಂದಂತಹವರು ಗೋಡ್ಸೆ ಅಂತವರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟದ್ದವರೇ ಇವರು. ಅಂದರೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಆ ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನೇ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಯಾವ ಕಡೆ ಒಂದು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುವುದು, ಕೊಲ್ಲುವುದು, ಬಡಿ ಹೊಡಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಡುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಕೂಡ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಕೊಂದಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಜನರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತ ಶೋಚನೀಯ. ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ಈ ಹಿಂಸೆ ನಾವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದುತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆದರ್ಶವೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದದ್ದು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಈ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಹೊಸ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಿಂದುತ್ವ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗದ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವಕ್ಕೂ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 310, 11 ಮತ್ತು 80ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ CAA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಾರೋ, ಈಗ ಜನಾಂದೋಲನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವರು ಈಗ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನಾಂದೋಲನ ಎದುರು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜನಾಂದೋಲನದ ಮೂಲಕವೇ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ನಾವು ಹೊಡಿದ್ದು. ಅಂತಹ 2ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಂದು ನಾವು ಬಿಳಿ
ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಚಿಂತಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ತತ್ತರವಾಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು NPR ಮತ್ತು CCA ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, NCRನ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾಡಿಯೇ ಸಿದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 800 ಕಲ್ಕತ್ತಾದವರು ನುಸುಳುಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ 800 ಜನರು ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾವು ನುಸುಳುಕೋಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತನದ ಇದು ಪರಮಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇವರು NPR ಹೊಸ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದು NRC ಅಲ್ಲ, NPR ಅಂತೇಳಿ. NPR ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಷ ಇವರ ತರುವ ಈ NPRಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ 21 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಾವೇನು NPRಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಅದೇ NCRನ ಹೊಸ ಮುಖದಲ್ಲಿ NPR ಅನ್ನು ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಲೀಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡೀತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು NPR ಮತ್ತು NRC ಎರಡು ಅವಳಿಗಳು, ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಟೋಟಲ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 3,30,00,000. 3,30,00,000 ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ನಾಗರಿಕರು, ನಾವು ನುಸುಳುಕೋರರು ಯಾರು ಎಂದು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1,260 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೇಶದ 134 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು 5ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದುಡ್ಡು ಆಚೆ ಈಚೆ ಅಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದೆ ಈ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಏನು ಮೊದಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಗೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೆಜ್ಜೆ, CAB ಮತ್ತು NRC ಇದೆಲ್ಲವೂ ಗೆಜ್ಜೆ. ಇಂತಹ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಸರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆತಂಕದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಳಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈಜಿಪ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿರಂತರ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಲಿಟ್ಟಂತಹ ಹುಸ್ನಿ ಮುಬಾರಕ್ ಅಂತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನತೆ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಕೆತ್ತು ಬಿಸಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ 40 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಈ 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೋರಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಅವರು ನೇಣುಗಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸಿದ ಜನರು, ಅಂತಹ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದಂಥ ನಮಗೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಕೇವಲ CAA ಅಥವಾ NRC ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ EVM ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರವಲ್ಲ. ಈ EVM ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಿತ್ತೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं मोहम्मद तौफीक, स्टेट प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कर्नाटक को आवाज़ देता हूँ कि जय संविधान, जय भारत। ऑनरेबल प्रेसिडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, थ्रू AC Bhatkal, letter of request, oppose the passage of the Citizenship Amendment Bill in Parliament. Welfare Party of India, Karnataka, vehemently condemns the passage of the Citizenship Amendment Bill in Parliament. The bill allows Indian national Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian immigrants from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan to come to India. It is unconstitutional to grant citizenship on the basis of religion. Also, Muslims are being kept out of this bill. The Welfare Party makes it clear that the bill is being introduced to expel Muslims from India. If reports of exemption to the northeastern states are true, then it is violation of Article 14 of the fundamental rights in the Constitution. This is because there are no two laws relating to citizenship in one country. This is an anti-minority attitude. If the bill becomes law, Hindus who have migrated from Bangladesh to the states of northeastern India will be granted citizenship. This would jeopardize the culture of the tribal communities of northeast India. Law and order in the area is deteriorating. The act is to give Indian citizenship to all religions except Muslims. It is a concept of the Hindu nation that is an anti-minority act, and we ask the Welfare Party of India not to enact this act. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ನವದೆಹಲಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಭಟ್ಕಲ್ ಉಪವಿಭಾಗ, ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯರೇ, ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ್, ಪಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡಲು ಈ ಮಸೂದೆಯು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಸೂದೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರದೂಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆ ಎಂದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಒಳದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ 14ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 2 ಕಾನೂನುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಕಾಯ್ದೆಯಾದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವುದು ಎಂದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಂತೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳಲ್ಲಿ. जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद 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 वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो पेशरो मुकर्रिरीन ने अच्छी तरह से आपको NRC और CA के मुताल्लिक़ समझाया है। अब मैं फिर उसके ताल्लुक़ से कुछ नहीं बोलूँगा। हमारी जो वेलफेयर पार्टी का
कोई हाईलाइट नहीं हुए, उसके वास्ते उसके ऊपर लिखे हुए कुछ अशार है मेरे पास, वो आपको सुनाऊंगा। तराना वेलफेयर पार्टी का मैं झूम कर आज गा रहा हूँ, तराना वेलफेयर पार्टी का मैं झूम कर आज गा रहा हूँ। मैं आज भारत के वासियों को हमारी जानिब बुला रहा हूँ, भारत के वासियों को हमारी जानिब बुला रहा हूँ। ये मजहबी पार्टी नहीं है, मैं समझ रहा हूँ भाई, ये मजहबी पार्टी नहीं है, ये धर्म की पार्टी नहीं है, ये मजहबी पार्टी नहीं है, ये धर्म की पार्टी नहीं है। ऐसे ये मजहबी ये मुख्तलिफ रंग व खुशबुओं से बना हुआ एक हंसी चमन है। अगर हमारी सरकार को देखो, हमारी सरकार को तो देखो, हमें ये क्या गुल खिला रही है, हमारी सरकार को तो देखो हमें क्या गुल खिला रही है। जो आजकल हो रहा है वही हालत, फंसी है कठिनाइयों के दलदल में खुद हमें भी फंसा रही है। ये जो NRC सब है उसके बारे में, हमारी सरकार को तो देखो हमें क्या गुल खिला रही है, फंसी है कठिनाइयों के दलदल में खुद हमें भी फंसा रही है। और ये शेर देखिए, किसान है खुदकुशी पे मजबूर, किसान है खुदकुशी पे मजबूर, सिसक रहा है यहाँ पे मजदूर, यहाँ मिनिस्टर हो या कि अफसर, नशे में रिश्वत के है सभी छूट। सजा के सादिक नवीद लाया है एक गुलदस्ते मोहब्बत, सजा के सादिक नवीद लाया है एक गुलदस्ते मोहब्बत, तमाम हिंदुस्तानियों को है पेश इसका सलाम उल्फत।